हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ। आई एम द बेटे विलेन के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देखते हैं साओ या चिल्ला और कहने लगा योर मेजेस्टी एम्पायर रू को रिपोर्ट देते हुए, मैं द साओ या जिस इंसान से प्यार करता हूँ उसका नाम है द प्रिंसेस रू फेया। जो सुनी वह एम्पायर रू थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर कुछ भी नहीं कह पाता। उसी वक्त ये सुनी वह प्रिंस जीवाल हुआ कौन कहने लगा, क्या तुम मेरे ब्राइड को मुझसे छीनना चाहते हो? जनरल मेंशन का ये तीसरा लड़का, क्या ये इस प्रिंस को तो चौड़ मारना चाहता है? जो सोने के बाद जनरल ताबा बहुत ज़्यादा घबराते हुए कहने लगा, तुम रेबेलियस लड़के को कि तुम ये क्या कह रहे हो? लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते ताबा साहुआ थोड़ा सा घबरा देने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और उसके दोनों बहन उसके लिए परेशान होने लगा। और फिर एम्पायर वो अपने पावर को रिलीज करते हुए गुस्से में चिल्ला और कहने लगा, तुम्हारे साहस भी कैसे हुआ ऐसा कहने का? ये एम्पायर कोई भी फेया को तुम्हें नहीं देगा, इसीलिए इसके बारे में सोचना बंद कर दो। जब तुमने आज मुझे सेंसियरली चैलेंज किया है, गार्ड आको ताबा साहिबा को जेल में ले जाओ। सच में दोस्तों, इस एम्पायर एक बहुत बड़ा हिपोक्रेट है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एम्पायर रू के पावर को महसूस करने के बाद ताबा साहिब घबराते हुए अपने मन में कहने लगा, भैया मेरे पिछली ज़िंदगी के अंदर तुमने अपनी ज़िंदगी को दाव में लगाया था मेरे लिए, लेकिन इस ज़िंदगी के अंदर मैं तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी को दाव में लगाने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें लेट डाउन होने नहीं दूंगा। एम्पायर के उदार को सुनने के बाद जनरल ताबा चिल्ला और कहने लगा, योर मेजेस्टी। और फिर ताबा साहिब से कहने लगा, तुम 33 स्थान कोई के? जो सुने के बाद एम्पायर वो चिल्ला और कहने लगा, अपना मुंह बंद रखो। और सावे के दोनों बहनें उसके लिए परेशान होती कहने लगा, तीसरे भाई। उसी वो और एक कालती बता कहने लगा, ऐसा लग रहा है ताबा सावे बहुत ज़्यादा ही कॉन्फ्यूज है, इसके पास एक बहुत अच्छा फ्यूचर था पहले से ही। उसी वो और एक कालती बता कहने लगा, इसने पहले ही 2 बार तो मैरिज प्रपोजल को रिफ्यूज कर चुका है, लेकिन फिर भी वो प्रिंसेस फिया के साथ शादी करना चाहता है। थार्ड प्रिंस जियालुओ और द यंग मास्टर चेंगे दोनों ही यहाँ पर हैं। क्या तो ताबा साहुआ योर मेजेस्टी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है? उसी वो हम लोग देख पाते ताबा साहु को ऐसे देखने के बाद प्रिंसेस फिया थोड़ा सा परेशान होने लगा। और फिर चिल्ला कर अपने फादर से कहने लगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर गुचेंगे कह रहा है। ऐसा लग रहा है कि यंग मास्टर ताबा की डिसीजन से प्रिंसेस फिया थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं है। जो सुने भाई एम्पायर वो शौक हो जाते और प्रिंसेस फिया की तरफ देखने लगा। और प्रिंसेस फिया घबरा दिखा लगा, नहीं मैं नहीं जानता था। और फिर एम्पायर वो कोल तौर में प्रिंसेस फिया से कहने लगा, भैया ऐसा लग रहा है तुम अपने फादर से बहुत कुछ छुपाने लगे हो आप। जो सुने के बाद प्रिंसेस फिया घबरा तो कहने लगा, फादर मैं आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। लेकिन उसी बॉय एम्पायर वो उसके बात को काटते हुए कहने लगा, तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आज के बाद से तुम अपने पैलेस के अंदर ही रहोगे, मेरे उधार के बिना तुम बाहर नहीं निकल सकते। जो सुनी के बाद प्रिंसेस फिया थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, ठीक है। और फिर उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, आज जो हो रहा है ऐसा लग रहा है हर एक चीज़ किसी ने यहाँ प्लान करके रखा है। साओ कि इतने आसानी से पहले प्रमोशन देना। उसी बात एम्पायर रू चेंगे से कहने लगा, यंग मास्टर चेंगे मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। मैं ही नहीं सोचा था आज के दिन इतना एम्बारेसिंग चीज़ हो सकता है। ये चीज़ सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही एम्बारेसिंग है। जो सुने के बाद गु चेंगे हंसते हुए कहने लगा, यो मास्टर ताबा की जो शब्द है वो उसने मुझे भी थोड़ा सा स्ट्रेंज फील करा दिया था। मैं पहले से उसके स्ट्रेंज को थोड़ा सा अप्रिशिएट करता था, लेकिन अब जो मैंने उसे देख लिया। और फिर गुचेंगे अपनी दियामोनी पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, मुझे दोहरे ए पार से कोई भी खास काम नहीं कर सकता। गुचेंगी इस फॉर्म को देखने के बाद प्रिंसेस भैया बहुत ज़्यादा ही घबराने लगा। और फिर एम्पायर लो प्रिंस जियालुओ से कहने लगा, और प्रिंस जियालुओ के जो मैरिज प्रपोजल है उसके बारे में सोचने के लिए इस एम्पायर को थोड़ा सा वक्त चाहिए, और मैं आपको 5 दिन बाद जवाब देने वाला हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा ही थक चुका हूँ, इसीलिए हर कोई अपने अपने घर जा सकता है आप। जो सुनने के बाद प्रिंस जियालुओ मुस्कुराते हुए कहने लगा, नेचुरली मैं एम्पायर तो ऊ के हर एक बात को मानूंगा, या वो जिस तरह से वो अरेंजमेंट करेंगे मैं ऐसे ही चलूँगा। और फिर अगले वो हम लोग देख पाते एम्पायर एल्डर झांग के साथ वहाँ से जाने लगा। और फिर एम्पायर वो एल्डर झांग से कहने लगा, क्या वो इंसान पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है? जो सुनने के बाद एल्डर झांग कहने लगा, हाँ योर मेजेस्टी वो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। चाहे उसकी एबिलिटी कितनी भी ज़्यादा अच्छा क्यों ना हो, वो हमारे हाथ से नहीं निकल सकता। मुझे नहीं मालूम किस लिए आप इतना गुस्से में हैं उस पर, लेकिन ताबा साहब अभी एक अच्छे। उसी वह उसके बात को काटते हुए एम्पायर वो चीखते हुए कहने लगा, क्या ताबा साहब नहीं था उस शांति कॉम्पिटिशन में जो स्ट्रेंथ को दिखाया था वो पूरी तरह से नामुमकिन है उसके से किसी के पास होने क्या। असल में हम लोग उसे थोड़ा सा भी टॉर्चर नहीं कर सकते थे। ये हमारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। असल में हम लोग अगर उससे कुछ भी सीक्रेट को ढूंढ पाए तो फिर वो हमारे एम्पायर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा।
अगली पर हम लोग देख पाते आदा और गु चेंगे अपनी पैलेस की तरफ आने लगा, जहाँ पर गु चेंगे जब सेंतेस चूचू को रूप पर बैठे हुए देखने के बाद चौंकते हुए कहने लगा क्या, और फिर उसी पर उनके सेंतेस चूचू के पास जाकर कहने लगा क्या गलत है बॉस जियांग के साथ। जो सुनी के बाद सेंतेस जो कोई भी रिएक्शन बिना दिए कहने लगा तो फिर ये ह्यूमन एंसेस्टर है पैलेस का हेयर है यो मास्टर चेंगे, क्या तुम जुए यानी कि इम्पिया कोद के प्रिंस के साथ अपने मील को एंजॉय नहीं कर रहे थे। किस तरह से ये चीज़ इतनी जल्दी खत्म हो गया। जो सुनने के बाद गु चेंगे उसके साइड में बैठते हुए कहने लगा क्या तुम गुस्से में हो। जो सुनने के बाद सेंतेस चूचू थोड़ा सा निराश होते हुए कहने लगा मेरे पास इतना साहस नहीं है क्योंकि मैं ये मिंगकोंग नहीं हूँ, मेरे पास कोई भी साहस नहीं है तुम्हारे ऊपर गुस्सा करने के लिए। जो सुनने के बाद गु चेंगे उसके कांधे पे हाथ रखते हुए कहने लगा हम लोग अपने फोर्स के साथ जुए या इम्पिया कोद के जो डिजास्टर है उसे ख़त्म नहीं कर सकते, इस चीज़ के साथ हमें स्लोली डील करना पड़ेगा, इसमें हम लोग थोड़ा सा भी जल्दबाजी नहीं कर सकते, क्या तुम मुझ पर यकीन करते हो। जो सुनने के बाद सेंतेस चूचू कुछ भी नहीं कहता। सच में दोस्तों यह बस सेंतेस चूचू कुछ ज़्यादा भी सेध है। और फिर अगली बस सेंतेस चूचू गु चेंगे तब देखते हुए कहने लगा क्या तुम ताबा सायो या और यूफिया के जो एफियास के बारे में पहले ही जानते थे, इसलिए क्या तुम मुझे परेशान कर रहे थे। उसी वजह से सेंतेस चूचू के बात को काटते हुए गु चेंगे थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा तुम कुछ ज़्यादा भी स्मार्ट हो, मैं किसी और के लिए उनके मैरिज को अरेंज नहीं करता बनना। अब ये सुनने के बाद सेंतेस चूचू गु चेंगे से पूछने लगा तो भी तुम किस लिए उसे इतना टारगेट कर रहे हो, तुम शायद उसके बारे में यहाँ पर आने से पहले कुछ भी नहीं जानता था, मैंने सही कहा ना। जो सुनने के बाद गु चेंगे कहने लगा मैं उसे टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि उसके पास हेवनली सोर्ड है। जो सुनने के बाद सेंतेस चूचू कहने लगा क्या हेवनली सोर्ड, और फिर सेंतेस चूचू को एक्सप्लेन करते हुए गु चेंगे कहने लगा हाँ क्योंकि उसने अपनी एबिलिटी को इतने सालों से छुपा कर रखा था क्योंकि वो चाहता था मैं उसे ना ढूंढ लूँ, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। उस हांतिक कॉम्पिटिशन के अंदर मैंने उसे अच्छी तरह से ढूंढ लिया था, अगर उसने मुझे ये चीज़ पहले ही दे दिया होता तो फिर मैं उसे थोड़ा सा भी परेशान नहीं करता, लेकिन वो फिर भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। सच में दोस्तों गु चेंगे यहाँ पर खुद को ऐसे दिखा रहे जैसे कि वो एक बहुत अच्छा इंसान है यहाँ पर। जो सुनने के बाद सेंतेस जो थोड़ा सा सैड होकर कहने लगा तुम्हें ये चीज़ मुझे कहने की कोई भी जरूरत नहीं था। जो सुनने के बाद गु चेंगे सेंतेस चूचू के कान के बहुत ज़्यादा करीब जाकर कहने लगा मैंने पहले ही तुमसे कुछ भी नहीं छुपाने के बारे में सोचा है, या तो भी तुम मेरे सबसे बड़े सीक्रेट के बारे में जानते हो, तो फिर इसका क्या ही और मतलब है। इससे भी ज़्यादा जो चीज़ मायने लगता है वो है हम लोग पहले ही एकदम मेरे काबिल बन चुके हैं। जो सुनने के बाद सेंतेस जो गु चेंगे से थोड़ा सा दूर हटते हुए कहने लगा कौन तुम्हारा वाइफ है, क्या ये मिंगकोंग तुम्हारा जब फियांसे नहीं है। जो सुनने के बाद गु चेंगे सेंतेस के साथ चिपकते हुए कहने लगा क्या मिंगकोंग, हाँ जरूर, लेकिन क्या तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते। जो सुनने के बाद सेंतेस चूचू थोड़ा शर्माते और मुस्कुराते हुए कहने लगा क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जो सुनने के बाद गु चेंगे स्टेज फेस बांधते हुए कहने लगा क्या तुम मुझे इस तरह से लीड करने के बाद आप एबांधन करने के बारे में सोच रहे थे। अगली पर हम लोग देख पाते सेंतेस चूचू आप रोते हुए गु चेंगे से गोए लगते हुए कहने लगा मैं तुमसे जरूर शादी करना चाहता हूँ। सच में दोस्तों यह बार सेंतेस चूचू की जो फीलिंग है वो बिल्कुल असली है। इसके बाद गु चेंगे सेंतेस चूचू से किस करते हुए कहने लगा ये चीज़ बिल्कुल सही है, अगर तुम मुझे फॉलो करते हो तो भी तुम्हें थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं हर एक चीज़ को अच्छी तरह से हैंडल कर लूँगा। जो सुनने के बाद सेंतेस जो कहने लगा आधा अभी भी हमें देख रहा है, जिसके जवाब में गु चेंगे कहने लगा ये सिर्फ एक किस है और आधा को इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। उसी वक्त हम लोग देख पाते आधा उन्हें देखते हुए थोड़ा सा शर्माने लगा, यानी दोस्तों आधा को भी अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मालूम चल रहा है। हमारा आधा अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है दोस्तों। अगली पर हमें गु चेंगे महल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गु चेंगे वो तियानचेंग से कहने लगा ये थोड़ा सा भी अप्रोप्रिएट नहीं है तुम्हारे लिए इस वक्त मेरे से मिल आना। जो सुनने के बाद वो तियानचेंग कहने लगा मुझे तुमसे एक एक्सप्लेनेशन चाहिए। जो सुनने के बाद गु चेंगे अपनी चाय को पीते हुए गोल तोड़ में कहने लगा किस तरह से मैं एक्सप्लेन करूँ। जो सुनने के बाद वो तियानचेंग थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा मैं यहाँ पर सिंसियरिटी गुयोंग से चेंगे के साथ कोऑपरेट करने के लिए आया था, लेकिन तुमने मुझे बिना किसी वजह के मेरे ऐसा प्लान को गिव अप करने के लिए कहा। क्या तुम भूल चुके हो हमारे एग्रीमेंट के बारे में, या फिर तुम वो तियान के सानी लो बोलना चाहते हो। जो सुने बाद गु चेंगे कोल तोड़ में उससे पूछने लगा क्या तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो। जो सुने बाद वो तियानचेंग थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा नहीं मैं सिर्फ यहाँ पर आया हूँ तुमसे एक एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए। अब ये सुने बाद गु चेंगे स्टेज पे बांधते हुए कहने लगा क्या एक्सप्लेनेशन, अगर सोच को ना ये कुछ भी नहीं है,
मैंने तुम्हें तुम्हारे प्लान को कैंसिल करने के लिए कहा क्योंकि वो मेरे बिजनेस के बीच में आ रहा था। जो सुनने के बाद वो तियांजे चिल्ला गया, क्या तुम्हारे बिजनेस कौन सा जी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है उसे ऐसा सीने करने के ज़्यादा। जो सुनने के बाद गुच्चे कहने लगा, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शन के लिए इंतजार करो। जो सुनने के बाद वो तियांजे थोड़ा सा घबरा तो कहने लगा, तुम अगर ऐसा ही है तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं दूंगा। और फिर वो तियांजे वहाँ जाते हुए कहने लगा, मैं खुद अपने प्लान को कैरी आउट करूँगा। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते उसके सामने गुचेंगे ने अपना एक डेमोनिक बेरिया बना दिया है, जिसे देखने के बाद वो तियांजे घबराते हुए कहने लगा, इसका क्या मतलब है। उसी पर गुचेंगे खड़ा होते हुए कहने लगा, क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा। और भी गुचेंगे उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा, तुम पहले ही मेरे बोट में चढ़ चुके हो और तुम आप मेरे परमिशन के बिना ही इससे बाहर निकलने चाहते हो। ये किस तरह की अच्छा इंसान होगा मेरे लिए। क्या तुम्हें लगता है मैं गुचेंगे तुम्हें छोड़ दूंगा। जो सोने के बाद वो तियांजे अपने पहाड़ को रिलीज करते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है मैं पहले बहुत ज़्यादा ही हामिल था तुम्हारे साथ। तुम्हें ऐसा लगता है मुझे कौन तो कोना बहुत ज़्यादा ही आसान है। गुचेंगे मैं तुम्हें ऑफेंस करना नहीं चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा है तुम्हें लगता है मेरे पास थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं हो सकता। और फिर वो तियांजे अपने पहाड़ को रिलीज करते हुए कहने लगा, अगर तुम सिर्फ अकेले की ताकत के बारे में बात कर रहे हो तो फिर वो तियान है मेरा कुछ भी मैच नहीं है। और दूसरी तरफ हम लोग देख पाते गुचेंगे भी अपना डेमोनिक पावर को थोड़ा सा रिलीज कर रहा है। अगली बार हम लोग देख पाते गुचेंगे अपनी आंखों में अपने डेमोनिक पावर को रिलीज करते हुए कोलतोड़ में कहने लगा, मैंने सोचा तुम एक अच्छा इंसान हो जिसके पास बहुत ज़्यादा बुद्धि भी है। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते उसके रूम के अंदर जो बहुत ज़्यादा पार्पल रंग की उड़ा बाहर निकलने लगा। और फिर हम लोग जो रूम को खुलते हुए वो तियांजे की तो देख पाते हैं जिसका हालत बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका है। और फिर वो तियांजे अब कहने लगा, सॉरी दोस्तों, गुचेंगे उसके पीछे से कहने लगा, मुझे वो सारी इंसान थोड़ा सा भी पसंद नहीं है जो खुद को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं। आप वापस जाकर मेरे उधार का इंतजार करना सिर्फ। जो सुने के बाद वो तियांजे कहने लगा, ठीक है। सच में दोस्तों यहाँ पर वो तियांजे का हालत बहुत ज़्यादा बुरा कर चुका है गुचेंगे। और फिर हमें पहले थोड़ा सा आसमान का सीन दिखाता है और फिर हमें अंडरग्राउंड प्रिजन का सीन दिखाया है जहाँ वो बहुत ज़्यादा खून गिरा हुआ है। उसी वक्त उनमें से एक सेल के अंदर हम लोग ताबा सायुया को देख पाते हैं जो आप खुद को कल्टिवेट करते हुए कहने लगा, आखिरकार मेरी सारी इंजरी आप पूरी तरह से ठीक हो चुका है, लेकिन मैं पहले ही बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव था और मुझे डर लग रहा है, मैंने तो फिया को भी बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल दिया है। और फिर ताबा सायुया अपनी आंखों को खुलती हुई कहने लगा, इस सिचुएशन के अंदर अगर मैं पब्लिकली ये डिक्लेयर कर दिया था मैं गुचेंगे को लाइक करता तो फिर क्या वो एक अच्छा विलाप होता मेरे लिए उस सिचुएशन से निकलने के लिए। मुझे नहीं लगता ये सुनने के बाद एम्पायर वो मुझे और भी ज़्यादा एम्बारेस करता हुआ पर मैंने सही कहा ना, वो अभी भी गुचेंगे को गुस्सा नहीं दिला सकता, इसलिए मैंने ये चीज़ को पहले नहीं सोचा था। उसी वह पेज को तोड़ते हुआ पर गुचेंगे निकलने के बाद आपने कोल तोड़ में कहने लगा, अगर वहाँ पर ऐसा हुआ होता तो फिर मैं वहाँ पर ही तुम्हें खुद ही मार कर कुत्ते को खिला देता। आप गुचेंगे को यहाँ पर देखने के बाद ताबा सायुया बहुत ज़्यादा घबराने लगा और सच में दोस्तों गुचेंगे यहाँ पर बहुत बड़ा डेविल की तरह दिख रहा है। सायुया घबरा को गुचेंगे से पूछने लगा, गुचेंगे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनने के बाद गुचेंगे कोल तोड़ में कहने लगा, हाँ ये मैं हूँ, जैसा लग रहा है तुम यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से रह रहे हो। जो सुनने के बाद सायुया अब घबरा को गुचेंगे को गीत करते हुए कहने लगा, यंग मास्टर चेंगे प्लीज मुझे माफ कर देना मेरे पहले की इंश्योरेंस के लिए। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आप किस लिए मेरे एक लोली ह्यूमन को बार बार टारगेट कर रहे हैं। जो सुने बाद गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, आप अपने नाटक को बंद करो, अगर तुम्हें मालूम है तुम्हारे लिए अच्छा क्या है तो भी तुम्हें वो चीज मुझे दे देना चाहिए, शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ। जो सुने के बाद सावे बहुत ज्यादा घबराता है और फिर कहने लगा, आखिरकार तुमने इसे ढूंढ ही लिया। जो सुने के बाद गुचेंगे कोल तोड़ में कहने लगा, मैं यहाँ पर अपने वक्त को बर्बाद नहीं कर सकता, तुम्हें समझ से उस आइटम को खुद के पास रखने की वजह से तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा दिलचस्प आ सकता है, मुझे वो चीज़ दे दो और मैं तुम्हारी जिंदगी को छोड़ दूंगा। जो सुनने के बाद सावे हंसते हुए कहने लगा, तुम इस शोध और वर्ल्ड डोमिनेशन को कभी हासिल नहीं कर सकते, या तो भी अगर तुम मुझे मार भी डालो तो भी नहीं। जो सुनने के बाद आप गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है तुम बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो, मुझे लगता है तुम्हें शायद मालूम था ये दिन कभी न कभी आने वाला है, लेकिन क्या तुम सच में अपनी बहनों की कोई परवाह नहीं करते। और वो फेयर जो आप एथानल ओवरगास्ट की रॉयल फैमिली के तहत प्रिंस जियालुए से शादी करने वाला है, इसलिए तुम उस शोध और वर्ल्ड डोमिनेशन को अपने हाथ में रखना चाहती हो। जो सुने बाद सावे थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, गुचेंगे तुम्हें शायद उनकी जिंदगी की मदद से मुझे थे नहीं करना चाहिए, जब मैं उस शोध के साथ खुद को डिस्ट्रॉय कर लूंगा तो अब तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं होगा उस 7 टूल्स ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन को हासिल करने का। जो सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या सच में
तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरे पास हजारों तरह की तरीका है उन लोगों पर टॉर्चर करने के लिए। तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से तुम जिन लोगों को भी परवाह करते हो उन लोगों को एक बहुत ज़्यादा एकदम प्राइस पे करना पड़ेगा यहाँ पर। मैं इसे तो शुरू करने वाला हूँ तुम्हारी जो चौथी सिस्टर के साथ। जो सुनने के बाद साहू या गुस्से में चिल्ला कहने लगा तुम। अगली पल खुद को संभालते हुए कहने लगा सौद ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन और मैं दोनों ही एक दूसरे के साथ आप मार्च हो चुके हैं। मैं उसके पावर को बड़ो कर सकता हूँ लेकिन मैं उसे अपने बॉडी के अंदर से बाहर नहीं निकाल सकता। और जैसा अभी चल रहा है इस पूरे अपार इलम का किसी को भी नहीं मालूम है इसे किस तरह से सॉल्व करना है या तो अभी मुझे भी नहीं। ये सुने बाद गुचेंग के गुस्से में उसकी तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहने लगा क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक करे हो। और फिर अगले बार गुचेंग की उसकी तरफ गले को पकड़ते हुए कहने लगा क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें नहीं मार सकता। अगर मैं जो सौद ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन को खो दूँ ये मेरे लिए एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी को खोने जैसा होगा। जो सुनने के बाद साहू की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है वो कहने लगा मैं अपनी दाव हाथ की कसम खाकर कह रहा हूँ मैं अभी तुमसे कुछ भी झूठ नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर। तुम इसे यकीन करना चाहते हो या नहीं ये तुम्हारे मतलब है। जो सुनने के बाद गुचेंग की आप अपनी देविल फेस बात हुए कहने लगा मैं तुम्हारी किसी भी बकवास पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं करता। आप मुझे देखने दो तुम कौन सा सिक्के छुपा रही हो मुझसे। अगली पर हम लोग देख पाते हैं साहू के शॉर्ट से आप होली लाइट दिखने लगा जिसे देखने के बाद गुचेंग के खुद के होली डेमोनी बैरियर को बढ़ाने के बाद थोड़ा सा पीछे आ जाता है और शौक होकर कहने लगा तो भी तुमने उस वर्ल्ड ऑफ द सोड डोमिनेशन के साथ अपनी द प्राइमोर्डियल स्पिरिट को मिलाकर एक सोड एम्ब्रियो बना लिया है। आप ये चीज़ को जानने के बाद गुचेंग के डेमोनी फेस बनाते हुए अपने मन में कहने लगा अगर मैं तो उस पर अपनी तो ताकत की मजे सोल चार्ज करने की कोशिश करूँ तो फिर शायद मैं उस सोड एम्ब्रियो को भी रिश्ते कर दूंगा और सोड ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन भी मेरे वजह से रिश्ते हो जाएगा। ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही परेशानी भरा होगा। मैं सोच रहा हूँ सावो रोयन के पास क्या इसे अलग करने की कोई भी टेक्निक हो सकता है। आप सावो या खुद को संभालते हुए गुचेंगे से कहने लगा आप साहब तुम्हें मेरी बातों को यकीन करना चाहिए क्या तुम्हें यकीन हो रहा है। जो सुनी बात गुचेंगे स्टेज पे बनाते हुए उससे कहने लगा मैं इसकी कोई भी परवाह नहीं करता तुम किस तरह से इसे करने वाले हो लेकिन अगर तुम मुझे सौद ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन आधे महीने के अंदर नहीं दे पाए चाहे ये उफेया हो और तुम्हारे बाकी सारे सिबलिंग्स उन सभी को एक बहुत बड़ा प्राइस को पे करना पड़ेगा तुम्हारी वजह से। अगली बार गुचेंग को यहाँ से जाते हुए देखने के बाद साहू यह चिल्लाकर कहने लगा क्या सिर्फ आधा महीना ये बहुत ज़्यादा कम वक्त है। और फिर वो अपनी बातों को कंप्लीट भी नहीं कर पाता क्योंकि गुचेंग के उसके बात को बिना सुने यहाँ से चला गया है। आप साहू यह घबराते हुए अपने मन में कहने लगा गुचेंग को फेस करने के लिए मेरे पास अभी कोई भी पावर नहीं है। अगर मैंने तो सौद ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन को मेरे प्राइमोर्डियल स्पिरिट के साथ मार्च नहीं किया था वो शायद मेरे सोल को अच्छी तरह से सर्च कर पाता। अब क्या मेरे पास सिर्फ आधा महीने का वक्त है। अगली पर हम लोग देख पाते ताबा क्विंग्सू और एक औरत के साथ फाइट कर रहा है अभी। और फिर ताबा क्विंग्सू के देख के वही वहाँ पर उसको आकर जमीन पूरी तरह से टूटता है जिसे दौज करने के बाद वो औरत कहने लगा मिस मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी होगा। जो सुनने के बाद ताबा क्विंग्सू कहने लगा नहीं मुझे तो जल्दी से खुद को ताकतवर बढ़ाना होगा सिर्फ उसके बाद ही मैं अपने तीसरे भाई की मदद कर पाऊंगा। उसके जो एनिमी है अभी वो कोई और नहीं गुचेंग के खुद है। आंटी हमें कंटिन्यू करना चाहिए। जो सुनने के बाद वो औरत थोड़ा सा निराश होते हुए कहने लगा ठीक है मैं तुम्हें आप तो मेरी सिग्नेचर मूव को सिखाने वाला हूँ जब तुम भविष्य में गुचेंग के साथ फाइट करोगे या तो भी अगर तुम उसे हरा भी ना पाओ तुम उसके साथ कुछ देर तो फाइट जरूर कर पाओगे। अगली बॉल वो औरत एक डांस करते हुए कहने लगा इस मूव का नाम है चैन ब्लूजूम डांस। सच में दोस्तों यहाँ पर ये औरत कुछ ज्यादा भी खूबसूरत दिख रहा है लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते उस औरत के चेस्ट पर किसी ने अपने हाथ को घुसा दिया है जिसके वजह से उस औरत के चेस्ट से आप बहुत ज्यादा खून निकलने लगा। और फिर वो इंसान कहने लगा क्या तुम मेरे मास्टर से कुछ देर तो फाइट करना चाहती हो। मुझे लगता है या तो अभी तुम मेरे मास्टर के सामने एक पल के लिए भी नहीं देख सकते। आप ये चीज को देखने के बाद ताबा क्विंग्सू रोते हुए कहने लगा आंटी। और फिर हम लोग देख पाते वो इंसान कोई और नहीं गु ओदी है जिसने उस औरत को मारने के बाद उसे साइड में फेंक दिया है। जो चीज को देखने के बाद ताबा क्विंग्सू आप चिल्ला कर कहने लगा तुम तो वो कार फेस्ट कमीने नहीं हो ये मेरे तोबा फैमिली की टेरिटोरी है तुम्हारे साहस भी कैसे हुआ यहाँ पर आने का। उसी वक्त उसके बाद को काटते हुए गोद दिया अपने हाथ में जो खून लगा उसे चाटते हुए कहने लगा हे मैं जो पहले उस 9 ग्रेट माउंटेन के अंदर हाउस खेल रहा था उससे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे अभी के जॉब को मुझे। क्या तुम मेरे साथ खुद ही आने वाले हो या फिर मुझे तुमको आत्महत्या करने के बाद ले जाना पड़ेगा। जो सुनने के बाद ताबा क्विंग्सू बहुत ज़्यादा घबरा को अपने कम्युनिकेशन आइटम को इस्तेमाल करते हुए अपने मन में कहने लगा तीसरी आंटी एक सुप्रीम रिलम के मास्टर था लेकिन फिर भी इसने उसे एक ही अटैक के अंदर ही मार डाला। नहीं मुझे मेरे फादर से मुझे मदद मांगना चाहिए।
लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते गुदी फिर से उसके पेट पर अपने पाँव की मदद से अटैक करते हुए कहने लगा ये चीज़ थोड़ा सा भी काम नहीं करेगा। सच में दोस्तों गुदी बहुत ज़्यादा क्रूएल है, ये लिए 2 बार ऐसा कर रहा है इस लड़की के साथ। और फिर गुदी उस लड़की को अपने साथ से खींच कर ले जाते हुए कहने लगा ऐसा लग रहा है कुछ इंसान को बिना मारे वो लोग कुछ भी नहीं समझते। जब तुम्हारे सामने एक ताकतवर इंसान खड़ा हो ना तो अब उसके सामने खुद के स्वर को झुका देना चाहिए, शायद इस तरह तुम खुद जिंदा रह पाओ। किस लिए तुम लोग इतने आसान चीज को समझ नहीं पाते। उसी वक्त आगे बढ़ते हुए उस औरत को देखने के बाद गू दिए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ से जाने से पहले यहाँ पर एक आखिरी अटैक करना पड़ेगा। जो सुनी बात हम लोग देख पाते वो औरत बहुत ज़्यादा ही घबराते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। अगली बार हम लोग वहाँ पर बहुत बड़े पावर रिलीज को देख पाते और किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज़ को सुन पाते हैं। और फिर सीन चेंज होने के बाद हमें एम्पायर की प्लेस का सीन दिखाता है जहाँ पर एम्पायर वो तीन से जियालू से कहने लगा प्रिंसेस फेया का जो शादी का मेथड है उसे मुझे और भी ज़्यादा समझने के लिए थोड़ा सा और वक्त चाहिए। हाथ प्रिंस आपको थोड़ा सा भी इम्प्रेशन होने की कोई भी जरूरत नहीं है। कैसा होगा अगर मैं उफिया से कह दूँ तुम्हें कुछ दिनों के लिए सिटी को घुमाने के लिए। जो सुनी वह प्रिंस जियालू खुश होकर कहने लगा मैं अपने दीपेश गेतियों को पेश करता हूँ एम्पायर ऊ को। अगली बॉल उसे जाते हुए देखने के बाद एम्पायर वो अपनी एल्दा झांग से कहने लगा मुझे बताओ भैया क्या एक डिग्निफाइड और ग्रेसफुल और अनप्लान्ड ब्यूटी नहीं है तो फिर वो एक औरत की तरह किस तरह से मिंगकोंग से ज़्यादा कम है। क्या वो थोड़ा सा भी शामिल नहीं है तो उस सेकेंडरी कॉन्सर्ट बनने के लिए गुचेंगे क्या। तो फिर किस लिए गुचेंगे उस पर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। जो सुनी के बाद एल्दा झांग थोड़ा सा पोजिशन होते हुए कहने लगा ऐसा लग रहा है योर मेजेस्टी अभी भी गुचेंगे को फेवर कर रहा है। जो सुनने के बाद एम्पायर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा ये चीज तो बिल्कुल साफ है गुचेंग की अकेले ही किसी भी सुप्रीम सेक्ट और नोबेल हाउस के खिलाफ खड़ा हो सकता है और उसके पीछे उसके इमोता गु फैमिली भी है जिसके जगह पर तो एताना ओवरकास्ट का जो रॉयल फैमिली है वो सच में ताकतवर तो है लेकिन वो कोई राइटिया स्पोर्ट्स नहीं है। मैंने सुना है ताबा फैमिली की जो छोटी लड़की है वो अब गायब हो चुका है। जो सुनने के बाद एल्दा जंग कहने का बिल्कुल सही उसके बारे में अभी भी हमें कुछ भी नहीं मालूम चला है। जो सुनने के बाद एम्पायर वो कहने लगा इसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब हम लोग उससे कुछ भी नहीं पता लगा पाए तो भी आप ताबा सायो को अब छोड़ दो। मैं ताबा उनत्या को थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं देना चाहता अपने विरुद्ध। अगली पल हमें जो जनरल ताबा की मेंशन का सीन दिखाता है जब वो ताबा सायो आगो चिल्ला और कहने लगा क्या क्वीन क्यू को किसी ने पकड़ लिया है। जो सुनने के बाद जनरल ताबा थोड़ा सा परेशान होते हुए कहने लगा जब मैं वहाँ पर पहुंचा तो मुझे सिर्फ वहाँ पर यही चीज मिला था और ताबा क्वींगसू कुछ भी नहीं कहता। और फिर जनरल ताबा थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा अब मैं अपनी फैमिली के जो हुनर है उससे रिश्तों कोने के बारे में थोड़ा सा भी परवाह नहीं करता। मैं सिर्फ चाहता हूँ वो पूरी तरह से सेफ रहे। ऐसे वक्त में मुझे लगता है मुझे अपनी प्राइड को छोड़कर योर मेजेस्टी से मदद मांगना पड़ेगा। मैं उसे मेरे तक पिछले कॉन्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा कंसिडर करने के लिए कहूँगा और उनसे ताबा फैमिली के लिए थोड़ा सा मदद मांगूंगा। और फिर वह जाते हुए उन दोनों से कहने लगा और उस वक्त तो तुम लोग इस मिनट के अंदर ही रहोगे, कोई भी बाहर मत जाना। अब अगली बार ताबा क्वींगसू परेशान होते हुए अपने तीसरे भाई से कहने लगा तीसरी भाई क्या ऐसा हो सकता है। उसी वक्त उसके बात को काटते हुए ताबा साहू भाई कहने लगा ये चीज को गु चेंगे ने किया है। हाँ उसने मुझे पहले ही कह दिया था किसी भी तरह की ट्रिक को ना खेलने के लिए। जो सुनने के बाद ताबा क्वींगसू परेशान होते हुए कहने लगा तो फिर हम लोग अब क्या ही कर सकते हैं उस मोस्ता के खिलाफ हमारी ताबा फैमिली। उसी वक्त उसके बात को काटते हुए ताबा साहू भाई उसे भागते हुए कहने लगा दूसरी बहन तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब तो मैं गु चेंग को वो चीज नहीं देता जो उसे चाहिए तब तो ताबा क्वींगसू को कुछ भी नहीं होगा, मैं उसे जरूर बचा लूंगा। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं ताबा क्वींगसू थोड़ा सा सहत होता है और कुछ भी नहीं कहता। अगली बार से साहू है क्वींगसू की तरफ देखते हुए कहने लगा अभी के लिए मैंने सुना है हमारे बोदार की करीब एक एंसेंट वाल्ड को वहाँ जो अब खुलने वाला है, क्या हमें जाना चाहिए वहाँ पर ही हमारी एल्डेस्ट बादार और हमारे सारे ट्रूप्स हैं, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ भी मालूम है। जो सुनी बात ताबा क्वींगसू को कुछ याद आने के बाद कहने लगा हाँ एल्डेस्ट बादार वहाँ पर एक स्पेस शिप को जरूर गार्ड कर रहा है। अगर उसकी रिपोर्ट को सच मानी तो फिर हम लोग को उसने कहा था उस अनओपन जो वर्ल्ड है उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिसोर्स हैं और बहुत ज़्यादा फॉर्चून भी हमें मिल सकता है। जब तो ना खुद ही पूरी तरह से खुल जाते हैं दूसरे दुनिया के लिए तो अब तो हमारी उस सेलेस्टियल डायनेस्टी सब कुछ करेगा उसे छुपाने के लिए और उसके अंदर से लार्जेस्ट शेयर को हासिल करने के लिए। जो सुनी बात साबो अपने मन में कहने लगा क्या मैं गेरे टू द सेलेस्टियल डायनेस्टी के अंदर इनकारनेट हुआ हूँ, क्योंकि जिस दुनिया में मैं रहता था वो इसके इस डायनेस्टी के साइड में है। अगर ऐसा ही है तो भी शायद मैं अपनी असली दुनिया में वापस जा सकता हूँ
और यहाँ का जो बॉन्ड है उसे तोड़ने के लिए एक रास्ता जरूर ढूंढ सकता हूँ। सच में दोस्तों मुझे लगता है ताबा साहब अपनी खुद की फैमिली को अभी अबंधन करना चाहता है। ये इंसान थोड़ा सा भी चूजन हुआ होने की लायक नहीं है। अगली वो ताबा साहब मुस्कुराते हुए कहने लगा, अभी इसके लिए इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है अगर मैं इस दोनों दुनिया के अंदर बिना किसी रुकावट के इजाज़त कर पाऊँ। क्या इसका मतलब मेरे पास उस पूरी एंशिएंट वर्ल्ड के साइड रिसोर्सेज नहीं आ जाएगा? उसके बाद मैं आसानी से गुचेंग के खिलाफ खड़ा हो सकता हूँ। बिल्कुल सही, हेवन कभी अपनी रास्तों को पूरी तरह से खत्म नहीं करता। सच में दोस्तों इससे लगता है गुचेंग को मार सकता है अभी भी। अगली बार हमें गुचेंग के मेनोर का सीन दिखाई दे जहाँ पर गुचेंग के सेंते युजू के साथ सो रहा है और फिर गुचेंग के तो सेंते युजू को अपने हाथ से भागो तो अपने मन में कहने लगा, जो फ्रूट हो एप्पल है और बहुत जल्दी पकने वाला है, लेकिन फिर भी मेरे पास कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर मैं अपने हाथी नेट को बिछा सकूँ। मेरे पास जो अपना इनर यूनिवर्स है वो अभी पूरी तरह से अनस्टेबल है। उसे और भी ज़्यादा रिफाइन करने के लिए मुझे इतना ओवरकास्ट की बहुत ज़्यादा प्राइमोर्डियल एसेंस चाहिए। उसके बाद ही मैं उसे अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ। और फिर अगली बार गुचेंग स्टेज पे बात हुई अपने मन में कहने लगा, मेरी पावर अभी अपने एक बोतल में पहुंच चुका है। जब तक ना मैं बहुत सारी तो प्राइमोर्डियल बहुत ही एनलाइटेड बीइंग्स के प्राइमोर्डियल एसेंस को एब्जॉर्ब ना कर लूँ तब तो मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता। उसी वो हम लोग देख पाते उसके कमरे के बाहर से आधा कहने लगा, मास्टर थर्ड प्रिंस जियालू यहाँ पर फिर से आ चुका है। जो सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा चौंकते हुए कहने लगे, क्या? लेकिन उसे इस बार मुझसे क्या चाहिए आप? जो सुनने के बाद स्टेज पे बात हुई आधा कहने लगा, उसने कहा है। और फिर जियालू के बात को याद करते हुए कहने लगा, मैं गुचेंगे को तो अपने बड़े भाई की तरह एक्नॉलेज करना चाहता हूँ और मैं उसे पूरी तरह से शार्प करना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद जियालू के सर्वेंट परेशान होते हुए कहने लगा, योर हाइनेस ये चीज बहुत ज्यादा इनएप्रोप्रिएट दिख रहा है। किस तरह से इतना ओवरकास्ट कर एक रॉयल प्रिंस किसी का सर्वेंट बन सकता है? जो सुनने के बाद उसके बाद को काटते हुए जियालू मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। आप उस बात को याद करने के बाद आधा परेशान होते हुए गुचेंगे से कहने लगा, मास्टर मुझे संदेह है वो मेरा पोजीशन लेना चाहता है। सच में दोस्तों यहाँ पर आधा अपने दिल के साथ गुचेंगे को शार्प होता है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ गुचेंगे कोई भी आधा को एवंतर नहीं करेगा। आखिरकार आधा उसके खुद की खून से बना है। प्रिंस जियालू अपने दोनों सर्वेंट के साथ गुचेंग के घर के बाहर खड़ा हुआ है और फिर उस घर के दरवाजे को खुलने के बाद गुचेंग के बाहर आकर प्रिंस जियालू से पूछने लगा, प्रिंस जियालू इस बार तुम किस लिए मुझे ढूंढ रहे थे? जो सुनने के बाद प्रिंस जियालू हंसते हुए कहने लगा, यंग मास्टर चेंगे प्रिंस सेकेंड पीस वो लाए हमारे लिए एक गेम को ऑर्गेनाइज किया है और मैं आशा कर रहा था आप भी इसे जरूर ज्वाइन करेंगे। मैं यानी छोटा सा प्रिंस स्पेशली यहाँ पर आए हैं जो आप यानी जो यंग मास्टर चेंगे को लिया से ले जाने के लिए। जो सुनने के बाद गुचेंगे उसके लाख की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, हाँ ये सच में छोटा है लेकिन ये ब्लैक हार्टेड विलेन है। और भी गुचेंगे मुस्कुराते हुए उससे कहने लगा, प्रिंस जियालू वो सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो फिर क्यों ना हम दोनों एक साथ जाकर इसे एक बार देख कर आते हैं। जो सुन गया प्रिंस जियालू वो एमसी के सामने झुकते हुए कहने लगा, बहुत अच्छे, मैं मास्टर चेंगे की बात को मानूंगा। और हम लोग प्रिंस जियालू के पीछे उसके दोनों सर्वेंट को देख पाते जो अभी बहुत ज्यादा निराश होने लगा। अगली पल प्रिंस जियालू एकदम माइंड तासने से आधा से कहने लगा, हम दोनों भाई को भविष्य में एक साथ काम करना चाहिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते आधा कुछ भी नहीं कहता। अगली पर हमें उस पैलेस का सीन दिखाई दे जहाँ पर प्रिंस उइलाई ने जहाँ पर गुचेंग के आने के बाद चेला को कहने लगा, मैं सोच रहा हूँ सेकेंड प्रिंस यहाँ पर किस तरह के गेम को ऑर्गेनाइज किया है और किस लिए यहाँ पर इतने सारे इंसान है। गुचेंग को यहाँ पर देखने के बाद एक काल्तिवेटर कहने लगा, ये तो यंग मास्टर चेंगे है। और फिर और एक काल्तिवेटर कहने लगा, और उनके साथ जुए इन इंपियर कोद के थर्ड प्रिंस जियाल वो भी है। और फिर हम लोग देख पाते हैं गुचेंगे प्रिंसेस फिया को देखने के बाद कहने लगा, क्या प्रिंसेस फिया भी यहाँ पर है? क्या तुम अब फ्रीली मूव कर सकते हो? जो सुनने के बाद प्रिंसेस फिया गुचेंगे के सामने झुकती हुई कहने लगा, यंग मास्टर चेंगे और थर्ड प्रिंस के वजह से मैं कर पा रहा हूँ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सेकेंड प्रिंस उलाय चिल्ला कर कहने लगा, तुम बिल्कुल सही वक्त में यहाँ पर आए हो। हम लोगों ने बहुत सारे प्रिजनर को पकड़ा है हमारे तो बॉर्डर से, उनकी मदद से हम लोग एक बड़े गेम को खेल सकते हैं। प्रिंस उलाय को इस तरह से बात करते हुए देखने के बाद प्रिंसेस उफिया उससे चिल्ला कर कहने लगा, उलाय जब यंग मास्टर चेंगे को एड्रेस कर रहे हो तब तो उनको सम्मान के साथ एड्रेस करो। जो सुनने के बाद प्रिंस उलाय चिढ़ते हुए कहने लगा, इसका क्या ही मायने है, हम सभी यंग का जनरेशन का हिस्सा हैं। जो सुनने के बाद प्रिंसेस ऊफ है उसके माइंड में कहने लगा, अपर रिलम के अंदर गुचेंगे जो करेंट था वो किसी भी एम्पायर से कम नहीं है। और प्रिंस उलाई को इस तरह से बात करते हुए देखने के बाद प्रिंस जियाल वो अपने मन में कहने लगा, ये कितना बेवकूफ है। और फिर गुचेंगे कहने लगा, क्या कोई प्रिजनर? जो सुन गया प्रिंस उलाई उन सभी को बाहर रखते हुए कहने लगा, उन सभी को आप आगे ले आओ।
और फिर इन सारी पिजनों को देखा होते प्रिंस उलाई कहने लगा, इन सारी इंसानों को हम लोगों ने बॉर्डर से कैप्चर किया है। इनके अंदर बहुत सारी सेंट और एल्डर्स भी हैं, उनकी खुद के रिस्पेक्टिव फोर्स के अंदर से। और वो चिल्ला कर उन सारी इंसानों से कहने लगा, तुम लोग क्या साहस भी कैसे हो हमारे गिरे तू इमोटल डायनेस्टी के खिलाफ जाने का, और इसीलिए तुम लोग हालत अब ऐसा हो चुका, ये तुम्हारी खुद की गलती है। उसी पर हम लोग देख पाते वो डायनेस्टी का एक सोल्जर चिल्ला और उनसे कहने लगा, जल्दी से आगे बढ़ो। और भी प्रिंस उलाई चिल्ला कर कहने लगा, जो अब तुम लोग हमारे ग्रेट वो इमोटल डायनेस्टी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं हो, तो फिर आज मैं प्रिंस होने के नाते तुम लोग को जिंदा रहने का एक मौका दूंगा। जो सुनने के बाद हमारे साइड के एक कालती चिल्ला को कहने लगा, क्या हमारे सेकंड बीच कितने ज्यादा काइंड आते थे। सच में दोस्तों ये प्रिंस बहुत बड़ा हिपोक्रेट है, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह। वो करे तो ठीक है और हम लोग करे तो वही बुरा। और फिर हम लोग देख पाते उन सारे पिजनों की मजे एक एल्डर अब कहने लगा, क्या तुम्हारी ग्रेट वो इमोटल डायनेस्टी कितने अधिक टायरिंग की है, तुम लोग बहुत ज्यादा ही सेमलेस हो। जो सुनी के बाद प्रिंस उला चिल्ला कहने लगा, तुम्हारे साहस भी कैसे हुआ ऐसा कहने का। और फिर अगले वो हम लोग देख पाते वो अपना एक अटैक उस एल्डर और उसके साइड में रहते हुए एक लड़की के ऊपर भी कर देता है, जिसके वजह से वो दोनों अब दौड़ के मारे जोर से चिल्लाने लगा। जिसे देखने के बाद एक छोटी सी लड़की अपने मन में कहने लगा, मुझे यहाँ पर सर्वाइव करना ही पड़ेगा अपने देश को ढूंढने के लिए। जिसके ओरा को महसूस करने के बाद गुचेंगे अपने मन में कहने लगा, क्या इस लड़की के अंदर से ताबा सायो के जैसा सिमिलर ओरा निकल रहा है, क्या ये दोनों ही सेम प्लेस से आया है। और फिर हम लोग देख पाते हैं प्रिंस उला बहुत ज्यादा खुश होकर चिल्ला कर कहने लगा, तुम्हारे सामने जो प्लेस जो फॉरेस्ट है वही तुम लोगों का अगला एस्केप साइट है। अगर तुम लोग 3 दिन तो उसके अंदर जिंदा रह पाए तो फिर मैं तुम सभी को जाने दूंगा, आप भागना शुरू कर दो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे पिजोनर वहां से भागने लगा और उनके पीछे बहुत सारे कालती पत्थर आते हुए कहने लगा, इन सभी को मार डालो। जिसे देखने के बाद है पिजोनर चिल्ला और कहने लगा, क्या ये कॉमी हमें जो एनिमल्स की तरह तीत कर रहे हैं। और फिर हम लोग देख पाते गिरे होते वो इमोटल डायनेस्टी के कोच प्रिंस और प्रिंसेस मिल को बहुत सारे पिजोनर को ऐसे ही मारने लगा। सच में दोस्तों ये सारे प्रिंस और प्रिंसेस कहने के लायक भी नहीं है। और फिर वो छोटी सी लड़की अपने सामने और एक कालतीपिता को मरते हुए देखने के बाद बहुत ज्यादा ही घबराने लगा। और फिर हम लोग फिर से देख पाते हैं प्रिंस उलाई यंग मास्टर चेंगे से कहने लगा, यंग मास्टर चेंगे क्या आप हमारे साथ ज्वाइन नहीं करना चाहते इस मजेदार गेम के अंदर। जो सुनने के बाद गुचेंगे कहने लगा, मैं सिर्फ यहाँ से ऐसे देखने वाला हूँ, मुझे डर है अगर मैंने यहाँ पर अपना मूव किया तो भी तुम थोड़ा सा भी मजा नहीं कर पाओगे। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं प्रिंस उलाई और कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर प्रिंस उलाई वहाँ से जाते हुए कहने लगा, अगर ऐसा ही है तो फिर मैं आपसे 3 दिन बाद मिलता हूँ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं प्रिंस ऊफ या कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर गुचेंगे मुस्कुराते हुए प्रिंस ऊफ या से पूछने लगा, किस लिए प्रिंस ऊफ या यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जो सुनने के बाद प्रिंस ऊफ या कहने लगा, मुझे इस तरह से किलिंग का गेम थोड़ा सा भी पसंद नहीं है। जो सुनने के बाद गुचेंगे मुस्कुराते हुए कहने लगा, तो फिर क्या प्रिंस ऊफ या मेरे जैसे काय थानते इंसान है। जो सुनने के बाद प्रिंस ऊफ या एमसी की तरफ देखते हुए अपने पास का सीन को याद करने लगा, जहाँ पर उसके फादर यानी ग्रेट एम्पायर वो उससे कहने लगा, हाँ गुचेंगे बहुत ज्यादा क्रूएल और रुथलेस है, लेकिन वो अपनी लड़कियों को बहुत ज्यादा ख्याल रखता है, मुझे इसका कोई भी परवाह नहीं है। तुम ताबा सायो के लिए क्या फील करते हो। अब जब तुम ग्रेट वो इमोटल डायनेस्टी के प्रिंसेस हो, तुम्हारा मिशन यही होगा गुचेंग के हाथ को कैप्चर करना। अगर ये चीज सच में इम्पॉसिबल है तुम्हारे लिए तो भी जियालो के हाथ को कैप्चर करने की कोशिश करना। सच में दोस्तों ये एम्पायर अपनी लड़की को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, ये किसी भी तरफ से एम्पायर कहलाने के लायक भी नहीं है। और फिर गुचेंगे फिर से कहने लगा, बाय द वे क्या तुम मुझे कह सकते हो ये सारी कैप्टी आपार इलाम के अंदर से तो नहीं है ना। जो सुनी के बाद प्रिंस ऊफ या कहने लगा, इनमें से बहुत सारे एक एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर से आए हैं, जो एक पेस क्रेक के अंदर से लोग बाहर निकला था, वो हमारे ग्रेट वो इमोटल डायनेस्टी के बॉर्डर में है, लेकिन ऐसा लग रहा है वो लोग थोड़ा सा ही पेशाल नहीं है। जो सुनने के बाद गुचेंगे सीरियस फेस बनाते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या कोई एंशिएंट वर्ल्ड। अगर ऐसा ही है तो भी ताबा साओया के बाद जो 100 दिन थे वो पूरी तरह से सेंस बनाता है। अगर मैंने उस एंशिएंट वर्ल्ड पर कैप्चर कर लूँ तो फिर उसके बाद अपर इलम के चारों तरफ जितने भी लोअर इलम है उससे बहुत ज्यादा ही होगा। जो कहने के बाद हम लोग देख पाते गुचेंगे अपनी डेमोनी पावर को अपनी आंखों की मदद से इस्तेमाल करने लगा। और फिर वो उस फॉरेस्ट के अंदर से एक तरफ देखने लगा, जहाँ पर हम लोग उस छोटी सी लड़की को देख पाते जो अभी भी उस तरफ भाग रहा है। और वो लड़की ये महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा घबराता है। और फिर जिसे देखने के बाद गुचेंगे मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जो सुनी के बाद प्रिंसेस फिया चौंकते हुए कहने लगा, क्या इंटरेस्टिंग। जिसके जवाब में गुचेंगे मुस्कुराते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है अब मुझे वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। जो सुनने के बाद प्रिंसेस फिया थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, तो फिर कैसा होगा अगर मैं आपको कंपनी दूं।
जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते प्रिंस जुआल वो उसके रुकते हुए कहने लगा, इसके लिए प्रिंसेस फिया को थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये छोटा सा प्रिंस यो मास्टर चेंगे को एक कंपनी दे सकता है। और फिर हम लोग देख पाते प्रिंस जियाल वो मुस्कुराते हुए अपने दोनों सर्वेंट से कहने लगा, तुम दोनों को मुझे फॉलो करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनने के बाद वो उसके दोनों सर्वेंट ही चौंकते हुए कहने लगा, योर हाइनेस, ये आप क्या कह रहे हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं प्रिंस जियाल को धक्का मारते हुए आधा आगे बढ़ते हुए कहने लगा, तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या ही गलत है। जिसे सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं प्रिंस जियाल वो कुछ भी नहीं समझ पाता। सच में दोस्तों आधा को यहाँ पर जिलास फील हो रहा है प्रिंस जियाल से। आखिरकार वो गोचे क्या लेकी है यहाँ पर, कोई और चाकर भी उसका पैलेस कैसे ले सकता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं आधा यो मास्टर चंगे से कहने लगा, मेरे मास्टर आप यहाँ से चलते हैं। जो सुने बा हम लोग देख पाते हैं गो चंगे चिल्ला कर कहने लगा, ठीक है तुम आप सिर्फ मुझे फॉलो करो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं प्रिंस जियालो को हालत को देखने के बाद प्रिंसेस ऊफिया अपने मन में कहने लगा, क्या ये वही आदमी है जो मुझसे शादी करना चाहता है। और सच में दोस्तों यह वह प्रिंस जियालो का मुख देखने जैसा हो चुका है। और फिर अगली पर हम लोग को उस छोटी सी लड़की का सीन दिखाया जाता है जो अभी एक प्लेस के अंदर बैठ कर रोती हुई क्या अपने मन में कहने लगा, मेरे फादर अभी कहाँ पर हैं। इस दुनिया के अंदर या तो भी इनविंसिबल लैंड सॉथ इमोर्टल भी आसानी से मर जाते हैं। वो सो कॉल्ड जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल डेमोस के बारे में हम लोग को कहा जा रहा था वो शायद इस दुनिया के कल्टिवेटर है, मैंने सही कहा ना। और फिर वो अपने पास के मेमोरी को याद करते हुए कहने लगा, उस दिन के अंदर हमारे आसमान में एक पेश के लिए ओपन हो गया, जिसे देखने के बाद हम लोग देख पाते बहुत सारे शोध इमोर्टल चिल्ला कर कहने लगा, क्या आसमान अचानक से इस तरह से टूट क्यों रहा है। सू शक्ति सारी दिशा पर आप तैयार हो जाओ एनिमी के साथ मिलने के लिए। और फिर हमें बहुत सारे अपर इलाम के काल्तिविद को दिखा कर कहने लगा, क्या ये लोग बाहर के इलाम के डेमन है जो हमारी दुनिया में आ रहे हैं। और फिर वो छोटी सी लड़की अपने मन में कहने लगा, वो लोग ऐसे क्रिएचर थे जिसे मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था, वो लोग अचानक से वहाँ पर आ गए। और फिर अपने शक्ति का डिस्ट्रक्शन को याद करते हुए कहने लगा, उन लोगों ने आसानी से हमारे सारे मेजर शॉर्ट सेक्टर को मारना और डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। बाद में सुशांत, जियानंद और कोंगशांत और बाकी सारे मेजर शॉर्ट सेक्टर एक साथ मिलकर एक राइटियस पाथ बनाने लगा और वो लोग चारों तरफ से अपने शोध हिमताल को सामन करने लगा इन सारी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल डेमोन्स के खिलाफ रजिस्ट करने के लिए। और फिर एक शोध हिमताल को याद करते हुए बाकी सारी गाल्तीवता को मारने के बाद वो लड़की छोटी सी लड़की अपने मन में कहने लगा, हाँ जरूर हम लोग उन सारे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल डेमन को बाहर निकालने में कामयाब जरूर हो गए, लेकिन हमारे बहुत से शोध हिमताल तो भी यहाँ पर इंजाद हो गया था। और फिर उस पेस कैरेक्टर के बारे में सोचते हुए कहने लगा, और वहाँ पर अभी भी वो बहुत बड़ा पेस कैरेक्टर था जिसे सील करना अभी भी बाकी था। और फिर अपने फादर के बारे में सोचते हुए कहने लगा, आखिरकार उन सभी ने मिलकर डिसाइड किया वो लोग बाहर जाकर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का जो डेमन का जो सोर्स है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। और मैंने फादर भी उन सभी में से एक थे। और हम लोग देख पाते वो छोटी सी लड़की अपने फादर से पूछने लगा, फादर क्या आपको सच में वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। जो सुनने के बाद उसका डैड उससे कहने लगा, हमारे दुनिया के पीस के लिए किसी न किसी को तो ये चीज करना ही पड़ेगा, मैंने सही कहा ना। और तुम्हारे फादर की ताकत के साथ तुम्हें इसके लिए थोड़ा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जहाँ पर वो लड़की खुद उस पेस कैरेक्टर से बाहर निकलते हुए हमसे कहने लगा, लेकिन बहुत सारे महीने बीत जाने के बाद मेरे फादर और बाकी सारे लेंस और इमोर्टल उनमें से कोई भी हमारी दुनिया में वापस नहीं आ पाए, इसलिए मैं खुद उस स्पेस क्लिक के अंदर आकर अपने फादर को ढूंढने के लिए अपना छोटा सा जर्नी को शुरू कर दिया। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जहाँ वो लड़की बहुत ज्यादा रोते हुए अपने मन में हम कहने लगा, इस वक्त में आकर मैं समझ पा रहा हूँ मेरे डैड और उनके सारे दोस्तों के आइडियाज कितने ज्यादा रिडिकुलस था। हमारे दुनिया के बाहर की जो दुनिया है वो हमसे हमारी सोच से भी बहुत बड़ा है, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा भी नहीं सोच पा रहे थे। हम लोग एक कुएं के अंदर की फोक के जैसा है। ये दुनिया बहुत ज़्यादा बड़ा है और एक हेवन की सेंटर है। यह वो बहुत सारे पावरफुल इंसान है, जैसे कि एक कोई फॉरेस्ट है। बहुत सारी दुनिया के साथ ये दुनिया बदल शेयर कर रहा है, इसलिए यहाँ के सारे कल्टिवेटर बहुत बार उन सारे वर्ल्ड पर जाकर उन्हें तो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते कोई कल्टिवेटर चिल्ला और कहने लगा कि तो भी तुम यहाँ पर छुपे हो, जिसके आवाज़ को सुनने के बाद वो छोटी सी लड़की बहुत ज़्यादा घबराते और कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते किसी ने उसके पाँव पर अटैक कर दिया है, जिसके वजह से वो छोटी सी लड़की आप दौड़ से चिल्लाने लगा। और फिर वहाँ पर दो प्रिंस और एक प्रिंसेस आते हुए कहने लगा, ओ इस बार एक छोटा सा लड़की है सिर्फ। मैं अभी सोच रहा था मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए, क्या मुझे इसके स्किन को उखाड़ लेना चाहिए।
जो सुनने के बाद उसकी बहन यानी प्रिंसेस कहने लगा, क्या तुम ये नहीं कर सकते क्योंकि वो एक छोटी सी लड़की है। सच में दोस्तों ये सारे लड़की और लड़का बहुत ज़्यादा ही क्रूएल है, जिन्हें देखने के बाद वो छोटी सी लड़की आप दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा रोने लगा। सच में दोस्तों मुझे इस छोटी सी लड़की के लिए बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा है यहाँ पर। और फिर वो प्रिंस अपने नाखून को देखा तो ये आगे बढ़ते हुए कहने लगा, ये कितना ज़्यादा पीती है, तुम्हारी जो अपीयरेंस है वो बहुत ज़्यादा एवरेज है और तुम्हें काले होने का कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा मुझे। जो सुनने के बाद और एक कालती बदल कहने लगा उसके साइड से, अगर तुम इसी तरह से अपनी बहुत को बर्बाद करते रहोगे तो फिर मैं खुद ही उसे मार डालूंगा। जो सुनने के बाद वो प्रिंस फिर से कहने लगा, तुम लोग किस लिए इतना जल्दी में हो, इस तरह के स्ट्रगल को देखना जब तो तुम्हारे पेरे अपने मौत के बहुत ज़्यादा करीब हैं। और फिर वो प्रिंस बहुत ज़्यादा हंसते हुए कहने लगा, ये इस दुनिया के सबसे बड़े प्लेजर में से एक है, क्या ये नहीं है? इसके साथ खेलने के अलावा और क्या ही तो मजेदार हो सकता है यहाँ पर, और कमजोर को मारना मुझे बहुत ज़्यादा आसान लगता है। सच में दोस्तों ये कोई कालती बदल कहलाने के भी लायक नहीं है मुझे लग रहा है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते आसमान से कोई नीचे गिरकर उन दोनों को मारने लगा, और भी धुआं हारने के बाद हम लोग देख पाते आधा यहाँ पर आकर उन तीनों को मार डाला है। सच में दोस्तों आधा के लिए उन तीनों तो कालती बदल बिल्कुल कीड़े मकोड़े जैसा था, जिसे देखने के बाद वो लड़की बहुत ज़्यादा घबराता है। और फिर घबराते हुए घूचेंगे को अपनी तरह आते हुए देखने के बाद कहने लगा, तुम कौन हो? जो उसके बाद हम लोग देख पाते घूचेंगे अपने हाथ को उस लड़की की तरह बढ़ाने लगा, और फिर देवी जैसा फेस बनाते हुए मुस्कुरा कर कहने लगा, हाँ जरूर मैं एक अच्छा इंसान हूँ, क्या मैं कोई अच्छे इंसान की तरह एक्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर? सच में दोस्तों आगे घूचेंगे कोई अच्छा इंसान है तो फिर इस दुनिया के हर एक इंसान शांत है। ओके दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिए होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।